हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रोज। स्टडी ग्रोज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टडी ग्रोज में एक नई श्रृंखला की शुरुआत करेंगे जिसमें हमारा विषय होगा राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान में हम सबसे पहले पढ़ेंगे विविधता के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, विविधता के बारे में जानने से पहले हमें सबसे पहले उसका अर्थ समझना होगा कि विविधता का मतलब होता क्या है। विविधता मतलब डिफरेंसेस, यानी कि विविधता वो किसी भी आधार पर हो सकती है। विविधता के विभिन्न पहलू होते हैं, तो वो किसी भी आधार पर हो सकते हैं। जैसे हमारा हो गया भौगोलिक विविधता, यानी कि फिजिकल से रिलेटेड। दूसरा हो गया हमारा सांस्कृतिक विविधता, ठीक, यानी कि भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषा, लैंग्वेज, वेशभूषा यानी ड्रेसेस, धर्म यानी रिलीजन। इनके आधार पर जो भी मतलब इनमें जो डिफरेंसेस होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं। ये देश समाज में भी हो सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं हम सांप्रदायिकता का अर्थ, ठीक। तो सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है? सांप्रदायिकता मतलब किसी संप्रदाय विशेष में आपसी भेदभाव, मतलब जैसे हमारे जाति होते हैं, धर्म होता है, या किसी भी संप्रदाय से रिलेटेड। संप्रदाय का मतलब धर्म, रिलीजन, ठीक। तो इनसे रिलेटेड जो भी हमारे नोक झोंक होते हैं, भेदभाव होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, तो इनसे जो भी मतलब इनमें होने से, तो इससे हमारे जो संप्रदाय, इसका डिफरेंसेस पता लगता है। किसी संप्रदाय की दूसरी चीज़ें जो होती हैं, मतलब सबके अपने अपने संप्रदाय, सभी धर्मों का अपना अपना महत्व है और सबकी अपनी अपनी धारणाएं होती हैं। तो उन्हीं धारणाओं और महत्व के कारण विभिन्न धर्मों में क्या होता था, विभिन्न धर्मों में क्या होता है कि आपसी लड़ाइयाँ और ये द्वेष वगैरह लगे रहते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि जो इनसे लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सांप्रदायिकता, ठीक। फिर बात करते हैं कि सांप्रदायिकता कभी भी पॉजिटिव नहीं होती है, मतलब इसका कुछ भी सकारात्मक पहलू नहीं होता है। मतलब हमेशा लड़ाई झगड़ा यही सब लगा रहता है, तो ये नकारात्मक होती है। सांप्रदायिकता सकारात्मक नहीं होती, इसको नकारात्मक रूप में समझा जाता है। तीसरी बात करते हैं हम समानता की। तो समानता का अर्थ क्या होता है? समानता का अर्थ होता है कि किसी समाज या देश विशेष में व्यक्ति द्वारा जो है सामाजिक, यानी उसका रहन सहन, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर किया जाने वाला विषमता युक्त व्यवहार, ठीक, उसे क्या कहते हैं हम? समानता, ठीक। मतलब कि हम किसी के साथ मतलब कोई भेदभाव ना करें, सभी को हम समान समझें, चाहे वो किसी भी पहलू से रिलेटेड हो, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक हो। ये देश और विश्व, मतलब अपने देश भारत से और विश्व से रिलेटेड कह सकते हैं हम कि पूरे दुनिया में जो भी हम लोगों को जैसा व्यवहार करते हैं लोगों के साथ, तो हम उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करें, हम सभी को समान समझें, ठीक। तो उसको कहते हैं हम समानता। लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि विश्व में सभी जगह पर असमानता व्याप्त, समानता का पहलू मतलब सभी के साथ बराबर समान व्यवहार नहीं किया जाता है। जैसे आप अफ्रीका में देख लीजिए कि गोरे लोगों के साथ अलग व्यवहार किया जाता है और काले लोगों के साथ अलग व्यवहार किया जाता है। इसकी वजह से बहुत लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, जैसे आपने अभी कुछ समय पहले देखा होगा जो कि अमेरिका में हुआ था, ठीक। तो ऐसे लोगों के साथ मतलब लोग छुआछूत, हमारे भारत देश में ही देख लीजिए आप, समानता के सिद्धांत का मतलब है, हमारे यहाँ पर कानून है, फिर भी लेकिन इसका पालन नहीं किया जाता है। जाति के आधार पर छुआछूत वगैरह अभी भी हमारे देश में माना जाता है, ठीक। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि भारत में जो विविधता है, यानी कि डिफरेंसेस हैं, उसके कौन कौन से पहलू हैं। तो भारत में विविधता को जो है विभिन्न पहलुओं में बांटा गया है, मतलब इसके अलग अलग क्षेत्र हैं, जिन क्षेत्रों के आधार पर हम पता करेंगे कि भारत में किस तरीके की विविधता पाई जाती है और उनके क्षेत्र क्या क्या हैं, ठीक। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा भारत देश जो है बहुत ही धर्म, जातियों और
अलग अलग संप्रदायों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर जाने कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत से स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, तो सबकी अपनी अपनी क्या है भाषाएं हैं और सबके अपने अपने रीति रिवाज और सांस्कृतिक पहलू वगैरह हैं। ठीक, तो हम उनके बारे में चर्चा करेंगे कि ये जो डिफरेंसेस होते हैं इनके कौन कौन से पहलू हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा के आधार पर। ठीक, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश में बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो सभी स्टेट्स की अपनी अपनी भाषाएं हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो है हिंदी भाषा। ठीक, तो मतलब पूरे भारत में जो बोली जाती है हिंदी भाषा, मतलब आप कह सकते हैं कि हिंदी भाषा का रेशियो और दूसरी भाषाओं के कंपैरिजन में अधिक है। ठीक, तो भाषा का जो भी भाषा से रिलेटेड जो बात की गई है, तो वो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक, जिसमें से हमारी कुछ शास्त्रीय भाषाएं हैं जो कि कौन कौन सी हैं, संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़, ये हमारी शास्त्रीय भाषाएं कही जाती हैं। और विभिन्न स्टेट्स में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। किस स्टेट में कौन सी भाषा बोली जाती है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। दूसरी हम बात करते हैं कला व नृत्य। ठीक, तो जैसा कि मैंने बताया कि सांस्कृतिक आधार पर भी हमारे देश में जो है विविधता पाई जाती है और सभी धर्मों में और सभी लोगों की परंपराओं के अपने अपने नृत्य और कलाएं वगैरह हैं, उनके त्योहार होते हैं और जो कि वो अपने अपने तरीके से मनाते हैं। फिर भी इतनी विभिन्नता होने के बाद भी हमारे देश में एकता व्याप्त है। ठीक, तो ऐसे कला और नृत्य से रिलेटेड हमारे देश में कुछ शास्त्रीय नृत्य घोषित किए गए हैं। तो वो शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला हमारा शास्त्रीय नृत्य है कथक। कथक जैसा कि आप जानते हैं कहाँ का लोक नृत्य है, कथक लोक नृत्य यूपी का। इसे शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है, लोक नृत्य नहीं। इसे क्या कहा जाता है, शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मणिपुरी और उड़ीसा, ये हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारे देश में कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, 6 है। कैसे आप याद करेंगे, 7 से 6 यानी कि 6, 7 से शास्त्रीय नृत्य, आप ऐसे याद करेंगे। ठीक, तो कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मणिपुरी और उड़ीसा। कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मणिपुरी और उड़ीसा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप नृत्य देख रहे हैं, ये नृत्य कहाँ का है, ये नृत्य है, इसको कहते हैं रउफ, जो कि कहाँ का है, ये जम्मू कश्मीर का नृत्य है, जिसमें औरतें साथ में इकट्ठा होकर के सेम पैटर्न पर एक दूसरे को पास समीप ज्वाइंट होकर के ये लोग चेन के आधार पर डांस करती हैं। मतलब ये लोग पास पास रहते हैं, एक चेन बनाकर डांस करते हैं, इसको कहते हैं रउफ। ये जम्मू कश्मीर का नृत्य है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इस समय आपको जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको याद रखना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को अभी ही भारत का राज्य का दर्जा मिला है, नहीं तो पहले से 370 के तहत जो है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जो कि समाप्त कर दिया गया है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो याद रखिएगा। उसके बाद ये है हमारा भांगड़ा कह सकते हैं, तो ये हमारा कहाँ का नृत्य है, ये आप सभी जानते हैं, बहुत फेमस है। भांगड़ा कहाँ का है, पंजाब का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कौन कौन से स्टेज में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती, नृत्य कौन कौन से फेमस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि रउफ नृत्य कहाँ का है, ये है हमारा जम्मू कश्मीर का, जो कि भारत के उत्तरी भाग में है, सबसे टॉप पर है। फिर उसके बाद है भांगड़ा, जो कि पंजाब का है। फिर छोलिया है, ये कहाँ का है, उत्तराखंड है। छोलिया को आप कैसे याद रखेंगे, उत्तराखंड में क्या है, बहुत ही ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। ठीक, इसमें आप पहाड़ी इलाकों में घूमने जाते हैं तो यहाँ पे मसूरी है, बहुत ही सुंदर जगह है। जब आप लोग का घूमने का टाइम आए अवश्य आप लोग घूमने जाएं। तो वहाँ पे क्या है, बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं आप कह सकते हैं, तो आप उनको क्या करते हैं, आप उनको छूने का प्रयास करते हैं। तो उत्तराखंड में कौन सा है, छोलिया नृत्य, यानी कि उसको आप छूने का प्रयास करते हैं, आप ऐसे याद रखेंगे। फिर छोलिया यानी कि छू लिया मैंने उन चोटियों को डांस करते करते, तो ये कहाँ का है, उत्तराखंड है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं पंजाब का, गिद्धा है। पंजाब में 2 है, भांगड़ा और गिद्धा। ठीक, तो उसके बाद आते हैं राजस्थान। राजस्थान का लोक नृत्य है जो हमारा, वो क्या है, तेहर ताली है।
आप इसे कैसे याद रखेंगे? राजस्थान में एक और नृत्य फेमस है, आप जैसा जानते हैं, घूमर। घूमर नृत्य भी कहाँ का है? हमारा राजस्थान का है। तो ये घूमर घूम घूम करके एक दूसरे को ताली देते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? तेहर ताली। आप इसे ऐसे याद रखेंगे, इससे रिलेट करके कि राजस्थान का नृत्य घूमर है, घूम घूम कर लोग एक दूसरे को ताली देते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? तेहर ताली। अब बात करते हैं गरबा। ये तो आप लोग को ऐसे ही याद होगा, तारक मेहता देखते देखते आप लोगों ने याद कर लिया होगा भाई। ठीक, तो गुजरात का नृत्य क्या है? गरबा। ठीक, उसके बाद दया बहन को बहुत गरबा पसंद है करना, तो आप इस याद करने की इसको आपको ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता ही होगा। उसके बाद बात करते हैं हमारे स्टेट से रिलेटेड, यूपी का। यूपी का नृत्य कौन सा है? नौटंकी। ठीक, ये आपके जो भी स्टेट्स के एग्जाम है यूपी के, उनमें पूछ सकता है, तो आप याद रखिएगा कि यूपी का जो नृत्य है वो कौन सा है? वो है नौटंकी। ठीक, उसके बाद आते हैं भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक, तो भरतनाट्यम को हम कैसे याद करेंगे? अब भरतनाट्यम को हम ऐसे याद करेंगे कि जिस स्टेट्स का नाम थोड़ा सा बड़ा है, तमिलनाडु, आप इससे कैसे याद करेंगे? तमिल भरतनाट्यम, माँ आ रहा है जिसके लास्ट में, इसमें भी माँ है, तो आप इसे ऐसे याद रखेंगे। और एक चीज़ आप इसे और भी याद कर सकते हैं कि तमिलनाडु और कर्नाटक में हमेशा मतलब कुछ ना कुछ नोकझोंक लगी रहती है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ नाटक होता ही रहता है। तो कैसे याद करेंगे? भरतनाट्यम, यानी कि आपसी नोकझोंक में वहाँ पे नाटक होते ही रहते हैं, भरतनाट्यम आप ऐसे याद करेंगे। उसके बाद आते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। अब इसको आप ऐसे याद रखेंगे, कुचिपुड़ी, आप इसे पूड़ी से याद करेंगे कि कुछ पूड़ी को मैं तल रही थी, आँख में तेल गया, कुछ पूड़ी को हम तल रहे थे और आँख में तेल गया और हम क्या हो गए? अंधे हो गए। तो आप इसे कैसे याद करेंगे? कुचिपुड़ी, कुछ पूड़ी तल रहे थे, आँख में तेल गया, हम अंधे हो गए। तो कुचिपुड़ी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद बात करते हैं कथकली। कथकली कहाँ पर है? केरल में। आप कथकली को कथक से कंफ्यूजन मत करिएगा, क्योंकि दोनों के नाम सेम लगते हैं। कथक जो नृत्य है वो है उत्तर प्रदेश का और कथकली नृत्य है केरल का। आप कैसे याद करेंगे कि जिसका नाम बड़ा है तो उसका नृत्य छोटा है, छोटे नाम का है, और जिसका नृत्य बड़े नाम का है तो उस स्टेट्स का नाम क्या है? छोटा है। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि जस्ट उल्टा है। तो कथकली किसका है? केरल का है, और कथक उत्तर प्रदेश का है। मणिपुर का मणिपुरी, मणिपुर का क्या है? मणिपुरी, ये ऐसे ही याद हो जाएगा। और मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का। अब इसे कैसे याद करेंगे? आप ऐसे याद करेंगे कि केरल का जो दृश्य है, यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य जो है वहाँ का, वो लोगों को बहुत मोहित कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो मोहित और आकर्षित कर लेता है, तो वहाँ का डांस भी लोगों को आकर्षित करता है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? मोहिनी अट्टम। ठीक, तो मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। फिर ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम हमारे राज्य में विभिन्न तरह की बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में, कि हमारे किस स्टेट्स में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी भाषा कहाँ? पूरे भारत में बोली जाती है, और यह सबसे ज़्यादा जहाँ कहाँ पर बोली जाती है? यूपी में बोली जाती है। उसके बाद मराठी की बात करते हैं, तो मराठी कहाँ पर बोली जाती है? महाराष्ट्र में, ये आप लोग को पता ही होगा। माँ से मराठी, माँ से महाराष्ट्र, आप ऐसे याद रखेंगे। उसके बाद गुजराती, गुजरात में। पंजाबी, पंजाब में। सिंधी, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। अब ये तीनों कैसे याद होंगे? कि सिंधी, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, इसे आप ऐसे याद रखेंगे, ये तीनों ही स्टेट्स आपस में जुड़े हुए हैं। पंजाब, राजस्थान और गुजरात। गुजरात जुड़ा है राजस्थान से, राजस्थान जुड़ा है पंजाब से। तो सिंधी कहाँ बोली जाती है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, यानी कि सिंध। आप ऐसे याद करेंगे कि तीन राज्यों का आपसी जोड़ जो है वो सिंधी वहाँ पे बोली जाती है। उसके बाद नेपाली जो बोली जाती है वो है उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड। सेम सिचुएशन इनमें भी है कि नेपाल से जो भी जुड़े स्टेट्स हैं तो वहाँ पे कौन सी बोली जाती है? नेपाली। उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड। फिर उसके बाद डोगरी कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, यानी हमारे भारत का जो ऊपरी भाग है, उत्तरी भाग है, तो वहाँ पर कौन सी बोली जाती है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, ये एग्जाम में ज़रूर आएगा, आप लोग इसे याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कौन सी बोली जाती है? डोगरी।
और जम्मू कश्मीर में कश्मीरी बोली, जम्मू कश्मीर में मेनली 5 भाषाएं बोली जाती हैं जो वहाँ की मुख्य भाषाएं हैं। पहला है डोगरी, दूसरी है कश्मीरी, तीसरी है संथाली और फिर है आपका हिंदी और उर्दू। ये आपकी 5 भाषाएं जो हैं जम्मू कश्मीर में बोली जाती हैं, आप याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं बंगाली। बंगाली कहाँ बोली जाती है? पश्चिम बंगाल और झारखंड में बोली जाती है। बोडो, ये पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है। बोडो कहाँ पे बोली जाती है? असम में बोली जाती है। उसके बाद संथाली आपकी झारखंड में बोली जाती है। फिर उसके बाद मैथिली आपकी बोली जाती है बिहार और झारखंड में, ठीक। तो उसके बाद है उड़िया, उड़िया बोली जाती है उड़ीसा में। उसके बाद कोकड़ी, कोकड़ी बोली जाती है गोवा में। कन्नड़ कर्नाटक, मलयालम केरल, तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये दोनों जगह बोली जाती है क्योंकि अभी ये दोनों ही अलग अलग स्टेट्स बन चुके हैं। तो यहाँ पे कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कौन सी बोली जाती है? तेलुगु बोली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि जो विविधता पाई जाती है उसका अब हम भौगोलिक आधार पर विविधता की बात करेंगे। उसमें भौगोलिक आधार पर यानी कि फिजिकल रूप में जो हमारा भारत का भौगोलिक क्षेत्र है उसके आधार पर हम बात करेंगे। तो भारत की विविधता में भौगोलिक विविधता के आधार पर जो है, इसको सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी भाग की, ठीक। तो उत्तरी भाग में जो कि हमारा हिमालयी भाग है, तो हिमालयी भाग जो कि आप जानते हैं हिमालय की जो कि पर्वतीय इलाका आप कह सकते हैं, तो इसको हिमालय के पर्वतीय इलाके को जो है 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक। क्योंकि ये बहुत ही विशाल है तो इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहली श्रेणी है हिमाद्री या बृहद हिमालय जो या बड़ा हिमालय आप कह सकते हैं। दूसरी श्रेणी है मध्य हिमालय और तीसरी श्रेणी है आपका शिवालिक हिमालय, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद आते हैं कि इसी उत्तरी भाग में जो कि हमारा भारत का उत्तरी भाग है, तो भौगोलिक आधार पर लद्दाख की बात करते हैं। लद्दाख आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रेजेंट में लद्दाख को क्या बना दिया गया है, जम्मू कश्मीर का ही एक मतलब केंद्र शासित आप कह सकते हैं कि प्रदेश बना दिया गया है, जहाँ लद्दाख का ही, जम्मू कश्मीर का ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, आपको याद रखना है, ठीक। तो लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ी में बसा क्या है? एक रेगिस्तान है। मेनली रेगिस्तान जो होते हैं वो गर्म होते हैं, लेकिन लद्दाख का जो रेगिस्तान है वो मात्र एक क्या है? ठंडा रेगिस्तान है ये, ठीक। तो ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से की पहाड़ियों में बसा स्थान है। और यहाँ पे लद्दाख में जो फेमस है वो है पश्मीना ऊन, ये जो कि उससे बनाई जाती है, भेड़ से बनाई जाती है। ये पश्मीना ऊन जो है इससे शॉल वगैरह बनाए जाते हैं। ये पश्मीना ऊन जो है इतनी गर्म होती है कि ये आपके 25 स्वेटरों के बराबर आपको क्या देती है? गर्माहट देती है। इसको बहुत ही अच्छी ऊन माना जाता है और यह बहुत ही महीन जो भी भेड़ों के बाल होते हैं उनसे तैयार की जाती है और इसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। आप कह सकते हैं 2.5 घंटों से भी ज़्यादा समय लगता है इसको बनाने में, ठीक। तो वहाँ लद्दाख में जो है क्या है? पश्मीना ऊन मिलती है जिससे विभिन्न प्रकार के ऊनी कपड़े और शॉल वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक। और लद्दाख को ही क्या कहा जाता है? लद्दाख को छोटा तिब्बत या भारत का तिब्बत भी कहा जाता है, ठीक। और विश्व का सबसे बड़ा पठार जो है वो लद्दाख का ही पठार है, या आप तिब्बत का पठार कह सकते हैं, जो कि लद्दाख का ही भाग है। तो इसको लद्दाख को क्या कहा जाता है? छोटा तिब्बत या भारत का तिब्बत कहा जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? हमारा तिब्बत का पठार, जिसे क्या कहा जाता है? पामीर का पठार या विश्व की छत भी कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो वो कौन सा पठार है? हमारा तिब्बत का पठार, ठीक, जिसको पामीर का पठार और विश्व की छत भी कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि लद्दाख में कौन कौन से धर्म के लोग हैं। तो लद्दाख में जो है दो लद्दाख में बौद्ध और मुस्लिम धर्म के लोग भी रहते हैं, वहाँ पे हिंदू वगैरह भी हैं, लेकिन मेनली जो कि सबसे ज़्यादा मतलब रेशियो में अगर देखा जाए तो वहाँ पे बौद्ध और मुस्लिम लोग रहते थे, ठीक। और यहाँ पे बौद्ध जो है वो लद्दाख में कैसे पहुँचे थे? तो बौद्ध जो है
लद्दाख में किसके, तिब्बत के रास्ते पहुंचे थे वो लोग। ठीक, तो बौद्ध धर्म जो लद्दाख में किस रास्ते पहुंचा था, तो वो पहुंचा था हमारा तिब्बत के रास्ते। ठीक, तो इसमें इसके बाद हम बात करते हैं कि तिब्बती समाज का जो राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र है, यानी कि तिब्बत के लोगों का राजनीतिक, पॉलिटिकल और सांस्कृतिक यानी रिलीजियस जो उनका केंद्र है, तो वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है, धर्मशाला है। आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसकी 2 राजधानियां हैं, एक धर्मशाला और दूसरी आपकी शिमला। ठीक, तो हिमाचल प्रदेश की जो धर्मशाला जगह है, तो वो क्या है, तिब्बती समाज का क्या है, राजनीतिक और जो सांस्कृतिक केंद्र है। ठीक, उसके बात करते हैं कि लद्दाख के जो मूल निवासी लोग हैं, तो उनके लोक गानों और कविताओं का जो भी मौखिक संग्रह है, मतलब तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें केसर सागा कहा जाता है। केसर सागा किसे कहा जाता है, लद्दाख के मूल निवासी कौन से, जो वहाँ पे पहले से रहते आए हैं, तो उनकी अपनी संस्कृति, गीत वगैरह, डांस वगैरह उनके अपने जो भी हैं, तो उनकी कविताओं का जो भी मौखिक संग्रह है, लोक गानों का जो उन्होंने खुद बनाया है, तो जो भी उनका संग्रह है, तो उनको क्या कहा जाता है, केसर सागा कहा जाता है। आप ऐसे याद रखेंगे, लद्दाख में मतलब उत्तरी इलाके से हमें केसर प्राप्त होती है, सबसे अच्छी केसर वगैरह वहीं की मानी जाती है। तो कैसे याद करेंगे कि लद्दाख की जो भी मौखिक कविताओं का और गानों का संग्रह है, उसे क्या कहा जाता है, केसर सागा। सा से सॉन्ग से आप याद कर लेंगे सागा। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया कि वहाँ पर मुस्लिम और बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं, हम भारत से अब ऊपर उत्तरी भाग से थोड़ा सा और नीचे बढ़ेंगे, मैदानी इलाके में। तो हम जानते हैं दोस्तों कि मैदानी इलाकों में क्या होता है, नदियों का प्रवाह होता है, विभिन्न प्रकार की नदियां बहती हैं। अब नदियों के प्रवाह होने से क्या है कि वहाँ जहाँ पे नदियां बहेंगी, तो वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होगी, पानी की अधिकता होने से मिट्टी की उपजाऊ होगी, और मिट्टी उपजाऊ होगी तो क्या होगी, वहाँ पे कृषि, खनिज संपदा वगैरह की क्या होगी, मात्रा अधिक होगी। और जहाँ पे कृषि, खनिज संपदा वगैरह की मात्रा अधिक होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, लोगों का जो लोग होंगे, तो लोगों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी, लोगों का निवास वहाँ पे क्या होगा, अधिक होगा। भाई सीधी सी बात है, जहाँ पे हमें फैसिलिटीज ज़्यादा मिलती हैं, हम वहीं पे रहना पसंद करते हैं। ठीक, तो मैदानी भागों में क्या है, कृषि, खनिज वगैरह की संपदा की बहुलता है, और बहुलता होने के कारण ही क्या है, यहाँ पे जनसंख्या भी सर्वाधिक है। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम दोस्तों रेगिस्तानी भाग की। ठीक, तो रेगिस्तानी भाग में जो कि हमारा, आप जानते हैं कि रेगिस्तान जो है वो गर्म होते हैं। ठीक, तो सबसे गर्म रेगिस्तान मरुस्थल कौन सा है, हमारा थार का मरुस्थल। ठीक, जो कि कहाँ पर है, जैसलमेर राजस्थान में। और राजस्थान हमारा कहाँ पर है, ये हमारे पश्चिमी भाग में है। ठीक, भारत के पश्चिमी भाग में राजस्थान है, जो कि बहुत ही गर्म इलाका है। और जो कि सबसे गर्म क्षेत्र जो भारत का है, तो वो कौन सा है, जैसलमेर है। सब इसको आप सही कर लीजिएगा, सबसे गर्म स्थान कौन सा है आपका, जैसलमेर, जो कि राजस्थान में है। और इसी को क्या कहा जाता है, सबसे राजस्थान को ही क्या कहा जाता है, सबसे गर्म मरुस्थल कहा जाता है, जिसे कहा जाता है थार का मरुस्थल, जो कि हमारे भारत के पश्चिमी भाग में है। जैसा कि आप दोस्तों देख रहे होंगे कि विविधता, भौगोलिक विविधता के आधार पर भारत में सभी प्रकार की जलवायु है। आपने अभी ऊपर देखा लद्दाख की साइड में, यहाँ पे आपको ठंडा प्रदेश मिला। ठीक, आप जैसे जैसे नीचे मैदानी इलाके में बढ़ते जाते हैं, यहाँ पे नदियों का प्रवाह होने लगता है, क्योंकि यहाँ से जो बर्फ होती है, ग्लेशियर्स वगैरह पिघलती हैं, और पिघलने के बाद जो नदियों का प्रवाह होता है, वो कहाँ पर होता है, मैदानी इलाकों में वो धीरे धीरे प्रवाहित होती हैं, और यहाँ की जमीन, मिट्टी को क्या बनाती हैं, उपजाऊ बनाती हैं। ठीक, और फिर उसके बाद हमने चर्चा की कि गर्म स्थान की भी चर्चा की। ये सबसे ठंडा रेगिस्तान कहाँ पर है, लेह लद्दाख में है। और उसके बाद सबसे गर्म स्थान जो कि थार का मरुस्थल है, वो कहाँ पर है, हमारा राजस्थान। यानी ठंडा है हमारा उत्तरी भाग में, और पश्चिमी भाग में हमारा गर्म रेगिस्तान है। ठीक, अब उसके बाद बात करते हैं हम प्रायद्वीपीय भाग। ठीक, तो प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है, प्रायद्वीप का मतलब होता है कि चारों तरफ से, मतलब 3 ओर से पानी से घिरा हुआ स्थान। ठीक, इसको हम प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये भाग हमारा 3 ओर से जो कि
पानी से घिरा हुआ है। ये भाग हमारा जो कि पानी से घिरा हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भाग। ये हमारा उत्तरी भाग था, ठंडा भाग। इसका ये पश्चिमी भाग हमने गर्म भाग देखा। अब उसके बाद हम बात करते हैं ये दक्षिण का, मतलब जो कि हमारा प्रायद्वीपीय भाग है, उसका विस्तार कहाँ पर है। ये कौन सी साइड है हमारी, साउथ साइड। तो हमारे साउथ साइड में क्या है, दक्षिण भाग में प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार है। और यह कैसा है, त्रिभुजाकार है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये एक त्रिभुज आकार में है। ठीक, तो भारतीय प्रायद्वीप क्या है, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ठीक, आप इसे याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय प्रायद्वीप क्या है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। और इसमें क्या है, यहाँ पे समुद्र होने के कारण ही यहाँ पे अक्सर क्या होती है, ह्यूमिडिटी वगैरह, ह्यूमिडिटी वाले एरिया है ये। तो यहाँ पे जनसंख्या, कृषि और धातु संपदा वगैरह क्या है, पाई जाती है प्रायद्वीपीय भाग में। ठीक, अब बात करते हैं तटीय भाग। तटीय भाग का मतलब है तट। तट यानी तट किसका होता है, जहाँ पे पानी होगा, पानी होगा तभी तो उसका तट होगा। तो यानी तटीय भाग का मतलब जिस एरिया में पानी है हम उसको तट कहेंगे, और जिससे जमीन मतलब टच हो रही है पानी से, उसको हम तट कहेंगे। तो तटीय भाग में हम बात करते हैं कि तटीय भाग का विस्तार कितना है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमारा तटीय भाग है, इसका विस्तार कितना है, 7500 किलोमीटर। ठीक, 7500 किलोमीटर क्या है, हमारा तटीय क्षेत्र का जो है विस्तार है। और तटीय क्षेत्र में हमारे कुल कितने स्टेट्स हैं, कितने राज्य हैं, तो कुल कितने राज्य हैं हमारे, 9 राज्य हैं। कौन कौन से हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम ऊपर से काउंट करेंगे। सबसे पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक, चौथा केरल, उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ छूट गया है। कुल कितने, 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। गुजरात जिसमें 5 हमारे, हाँ अच्छा, तो तमिलनाडु को क्या है, तमिलनाडु को दोनों साइड से हमने काउंट कर लिया है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक, तो कौन कौन से तटीय क्षेत्र हैं, अब हम बात करेंगे कि पश्चिम में कुल कितने तटीय क्षेत्र हैं। तो पश्चिम में कितने तटीय क्षेत्र हैं, 5 तटीय क्षेत्र हैं। पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है कर्नाटक, हाँ इसको नहीं हमने काउंट किया है। पांचवा हमारा कौन सा है, गोवा। पहले हम इसको साफ कर लेते हैं तो हमें क्लियर दिखाई देगा। 1 मिनट दोस्तों, हाँ चलिए हम फिर से देखते हैं, इनको काउंट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे जो कितने तटीय क्षेत्र हैं, 5 हैं। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, यानी कि फिर उसके बाद है कर्नाटक, फिर केरल। कितने हो गए ये हमारे पश्चिम तट में, 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्वी तट में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या है, हमारे 9 तटीय प्रदेश हैं, और इनका विस्तार कितना है तटीय प्रदेशों का, 7500 किलोमीटर। ठीक, तो कौन हमारे पश्चिमी तट कौन कौन से हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। उसके बाद पूर्वी तट कौन कौन से हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम द्वीपीय भाग की। द्वीपीय भाग का मतलब होता है, द्वीपीय का मतलब होता है जिसके चारों ओर पानी हो। ठीक, प्रायद्वीप का मतलब जिसके 3 ओर पानी हो, और द्वीप का मतलब जिसके चारों तरफ पानी हो। तो हमारे देश की भौगोलिक विविधता में द्वीप में क्या है कि जिनके चारों ओर पानी हो, तो किनके चारों ओर पानी है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल तो है हमारे। तो वो कौन सा है, हमारा अंडमान और निकोबार। ठीक, ये क्या है, हमारे द्वीपीय भाग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेबियन सी कहाँ पर है हमारा, ये है हमारा पश्चिम में, और पूरब में बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है, और अरब सागर हमारा पश्चिम में है। और अंडमान निकोबार कहाँ पर है हमारा, पूरब में बंगाल की खाड़ी में हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम कुछ केरल से संबंधित जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि केरल, जैसा कि आप जानते हैं कि एक प्राकृतिक इलाका है और केरल में जो है सबसे ज़्यादा लिटरेसी पाई जाती है। केरल के लोग क्या है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा साक्षर हैं, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो केरल की जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण तथ्य है वहाँ का कि वहाँ पे जो स्थित पहाड़ियाँ हैं, कार्डमम वगैरह की पहाड़ी, तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है, वहाँ पे हमें विभिन्न प्रकार के मसाले मिलते हैं, जिसमें काली मिर्च, लौंग, इलायची मुख्य हैं। आप जानते हैं कि हमारे दक्षिण भाग से ही जो कि मसालों की बहुत मांग थी, जो कि विदेशों में लोग बहुत डिमांड करते थे। तो सबसे ज़्यादा किसकी डिमांड थी, काली मिर्च की। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, काला सोना भी कहा जाता है। तो कहाँ, और हमारी इलायची जो है वो कहाँ से पाई जाती है, केरल की कार्डमम पहाड़ी से हमें क्या मिलती है, इलायची मिलती है। और सबसे पहले जो अरबी और यहूदी व्यापारी आए थे, तो वो कहाँ पर आए थे, केरल के तट पर आए थे। ठीक, और संत थॉमस जिन्होंने ईसाई धर्म की स्थापना की थी, वो सबसे पहले कहाँ आए थे, केरल के तट पर आए थे। और इब्न बतूता जो कि मोरक्को का यात्री था, और इसने, इनकी पुस्तक कौन सी थी, रहला, जिसमें उन्होंने क्या वर्णन किया था, केरल में रहने वाले मुस्लिम समाज का वर्णन किया था। ठीक, और उसके बाद 1948 में आप जानते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, जो कि एक पुर्तगाली व्यक्ति था। तो वो सबसे पहले कहाँ पर आया था, केरल के तट पर आया था, कोझिकोड में, आप जानते हैं। तो याद रखिएगा कि 1498, ये ईयर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा कि 1498 में पुर्तगाली वास्को डिगामा जो है सबसे पहले कहाँ आया था, केरल के तट पर आया था। ठीक, अब बात करते हैं कि केरल में किस प्रकार का मतलब भोजन किया जाता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो केरल में मेनली क्या खाया जाता है, वहाँ पे चावल की खेती बहुत की जाती है, इसीलिए वहाँ पे मछली, समुद्र का इलाका है तो मछली और चावल और सब्जी वगैरह खाई जाती हैं। उसके बाद लोग जो मछलियाँ वगैरह पकड़ते हैं समुद्र से, तो उसके लिए किस प्रकार के जाल का उपयोग करते हैं, तो वो कौन सा जाल होता है, वो चीना वाला जाल होता है, जिसके द्वारा वो लोग क्या है, मछलियों को पकड़ते हैं। और पकड़ने के बाद वो तलने के लिए जिस बर्तन में बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, चीना चट्टी। इस बर्तन में बनाते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है, चीना चट्टी। मेनली ये चीन में उपयोग किया जाता था जाल। ठीक, तो इसलिए चीना वाला जाल इसका नाम पड़ा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम कुछ विविधता से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको याद रखिएगा कि भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने। और इस पुस्तक में उन्होंने क्या कहा था, अनेकता में एकता। ये वाक्य जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, हमेशा याद रखिएगा कि अनेकता में एकता ये किसने अपनी पुस्तक में वर्णन किया था, तो किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसमें किया था, भारत की खोज में। और हमारे राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था, भारतीय एकता की एक अभिव्यक्ति, यानी जनगण मन में उन्होंने राष्ट्रीय गान में क्या कहा था कि भारतीय एकता की अभिव्यक्ति की थी। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में, विश्व में कुल कितने धर्म हैं। विश्व में कुल कितने धर्म हैं, 8 धर्म है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने धर्म हैं, 8। कौन कौन से हैं, ईसाई, इस्लाम, यहूदी, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी। कुल कितने धर्म हैं, 8। ठीक, और इन 8 धर्मों में से 6 धर्म ऐसे हैं जिन्हें क्या कहा गया है, अल्पसंख्यक धर्म कहा गया है। तो वो धर्म कौन कौन से हैं जिन्हें अल्पसंख्यक धर्म का दर्जा दिया गया है, तो वो धर्म है हमारा ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, जैन, सिख, सिख, पारसी। तो ये 6 धर्म हैं जिन्हें क्या कहा गया है, अल्पसंख्यक धर्म कहा गया है। ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, जैन, सिख और पारसी को इन्हें अल्पसंख्यक धर्म कहा गया है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि भाषाओं के बारे में, कि हमारे देश में कुल कितनी भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं, तो हमारे कितनी बोलियां बोली जाती हैं, तो भारत में 1600 से ज़्यादा भाषाएं व बोलियां बोली जाती हैं, आप याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं कि भीमराव अंबेडकर जो थे, जिन्हें हम संविधान का जनक भी कहते हैं, तो वो किस जाति के थे, वो थे महार जाति के। और इन्हें अल्पसंख्यकों में, जो अल्पसंख्यक जनता है, मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, तो वो इन्हें अपना नेता मानती हैं। ठीक,
तो इनके प्रमुख नेता थे भीमराव अंबेडकर, जिन्हें कहा जाता था संविधान का जनक कहा जाता था। और ये किस जाति से थे? ये महार जाति के थे। और भीमराव अंबेडकर ही हमारे संविधान के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? यही थे, हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे जो कि कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।